ईरान में इस्लाम का इतिहास सदियों पुराना है। मुसलमान ईरान के अंदर छठी ईस्वी में उस वक्त दाखिल हुए जब ईरान के ऊपर शाशानियों की हुकूमत हुआ करती थी और इसकी सत्ता पर शाशानी बादशाह खुसरो बैठा हुआ था। ये वही खुसरो परवेज था जिसे उस दौर के लोग खुसरा से पुकारते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत लिखकर जिस ईरानी बादशाह को इस्लाम की दावत दी थी वो यही खुसरो परवेज था। खुसरो परवेज के दौर का ईरान आज के ईरान से बहुत बड़ा था। ये उस वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत हुआ करती थी जिसकी सरहदें तुर्की, ओमान, सीरिया, अजरबैजान से लेकर एशिया और भारत तक फैली हुई थी। ये सल्तनत आदि दुनिया पर राज किया करती थी और जब उस सल्तनत के बादशाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उसने गुरूर और तकव्वुर में उनके भेजे हुए खत को फाड़ दिया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने खुसरो परवेज के नाम से पहले मोहम्मद का नाम लिख दिया। खुसरो की इस गुस्ताखी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की कि उसकी सल्तनत कुछ ही दिनों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और फिर नबी के फरमान के महज 15 साल बाद ही हजरत उमर ने इस सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर डाले और ये सल्तनत यूं हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो जाती है। इस्लाम के आने से पहले ईरान के अंदर पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म वहां का ऑफिशियल यानी सरकारी धर्म हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक गलती ने ईरान की पूरी ज्योग्राफिकल नक्शा ही बदल डाला। ईरान मजूसियों का देश हुआ करता था। यहाँ के लोग आग की पूजा किया करते थे। मुसलमानों के आने से पहले यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी धर्म को मानती थी। मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी भी इस्लाम कबूल करने से पहले मजूसियत में शामिल थे। इन्होंने ही बिस्मिल्लाह का फारसी में तर्जुमा किया था। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस के अंदर जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उसका नाम खालिद बिन वलीद था। खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुसलमानों ने जिस पहली जंग में कदम रखा और 633 ईस्वी में मेसोपोटामिया शहर को फतेह कर लिया। इस वक्त खालिद बिन वलीद ने ईरान पर हमला किया। उस वक्त उसकी सत्ता पर हरमुज बैठा हुआ था और कहा जाता है कि हरमुज एक जालिम बादशाह था जो हिंदुस्तान और अरब से आने वाले व्यापारियों पर जुल्म और तशद्दुद करता और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते थे उनके माल को लूट लिया करता था। किसी के अंदर इतनी ताकत हिम्मत नहीं थी कि वो इनके अत्याचारों का विरोध कर सकता। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब ये खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने उसका हिसाब किताब करने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान के लिए रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले ही मिल चुकी थी। जब वो ईरान पहुंचे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन खालिद कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये वो कमांडर था जिसने अपनी जिंदगी में 125 से ज्यादा जंगें लड़ी और हैरानी की बात तो यह है कि उसने एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी थे और दूसरी तरफ हरमुज की लाखों की फौज। जंग का मैदान था ईरान का काजिमा शहर। यही वो शहर था जहां पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंगे सलासिल का। ये दुनिया के इतिहास की एक ऐसी जंग थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। शाशानी बादशाह हरमुद ने खालिद बिन वलीद को चैलेंज दिया कि अगर दम है तो अकेले मुकाबला कर। खालिद बिन वलीद ने अपने पहले ही बार में हरमुज का सिर धड़ से अलग कर डाला। इस मंजर को देखकर ईरानी फौज के अंदर दहशत फैल गई और वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इस जंग ने फारस के लोगों में एक ऐसी दहशत बैठा दी कि सालों तक कोई उनका मुकाबला करने को तैयार न हुआ। मुसलमानों ने इस पहली जंग में ही पर्शियन एम्पायर के परखच्चे उड़ा दिए और फिर जब 636 ईस्वी में हजरत उमर ने साद बिन बक्कास को विजय रथ देकर पारस की तरफ रवाना किया तो शाशानी सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया। साद बिन बक्कास ने शाशानी बादशाह को ऐसी शिकस्त दी कि फारस के अंदर उसका नाम लेने वाला एक बच्चा भी बाकी न रहा। जिस फारसी सल्तनत को वेजेंटाइन एम्पायर भी खत्म नहीं कर पाया, मुसलमानों ने इस सल्तनत को सिर्फ चंद दिनों में ही मट्टी में मिला डाला। मुसलमानों के 30,000 के लश्कर ने यजीद के लश्कर को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनके कमांडर रुस्तम को भी मौत के घाट उतार दिया। रुस्तम के मरते ही उनके पूरे लश्कर में अफरा तफरी फैल जाती है और ईरान के अंदर इस्लामी निजाम कायम होने का ऐलान हो जाता है। मुसलमानों ने बड़ी ही आसानी से फारस की राजधानी किरस्पोन को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसके बाद एक एक कर सारे शहर को फतेह कर और फिर एक के बाद एक शहर फतेह करते चले गए। हमले से पहले साद बिन वकार ने यजगर्द को दावत दी थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमान अपनी फौज के साथ वापस लौट जाएंगे। लेकिन उसने जंग को चुना और फिर इसी जंग ने ही 400 साल पुरानी सल्तनत को उखाड़ फेंका। इस जंग की फतह के बाद ईरान अब पहला
गैर अरब देश था जहां पर इस्लाम सबसे पहले दाखिल हुआ। ईरान के अंदर इस्लाम को पहुंचाने में हजरत उमर का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने न सिर्फ ईरान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम की, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सैकड़ों मस्जिद और मदरसे कायम किए। ईरान के मजूसी अपनी सल्तनत का खात्मे का जिम्मेदार हजरत उमर को ही मानते थे, क्योंकि हजरत उमर ने ही साद बिन वक्कास को ईरान फतेह करने के लिए फारस भेजा था। ईरान के आग पूजने वाले इन मजूसियों की नफरत का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए हजरत उमर को भी शहीद कर दिया। हजरत उमर को शहीद करने वाला एक पारसी अबू लुलू, जो कि एक ईरानी आतिश परिस्त था, सन 650 के आते आते मुसलमानों ने पूरे फारस को फतेह कर लिया और पूरा ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। ईरान के आखिरी बादशाह यजगर्द सोम की बेटी ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह से निकाह कर लिया और इस तरह ईरान के शाही खानदान में भी इस्लाम का खून बहने लगा। मुसलमानों ने 651 में इस्फहान, अजरबैजान, सकस्तान, आर्मीनिया और फ्रासान की पूरे इलाकों को फतह कर लिया। 8वीं सदी में जब अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई तो उसने ईरान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ऐसी तरक्की की कि यूरोप के लोग शिक्षा हासिल करने के लिए ईरान आने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक 8वीं सदी में ईरान की 25% आबादी इस्लाम को कबूल कर चुकी थी और ईरान के अंदर बैठकर दुनिया के विकास की गाथाएं लिखी जा रही थी। 11वीं सदी के आते आते ईरान की 100% आबादी मुसलमान इस्लाम कबूल कर चुकी थी और यही वजह है कि कुरान का सबसे पहला तर्जुमा फारसी भाषा में ईरान के लोगों के लिए ही किया गया था। ईरान के बगैर इस्लाम का वो तसव्वुर सामने नहीं आ सकता जो आज पूरी दुनिया देख रही है। इसी ईरान के अंदर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम गजाली और अबू हनीफा जैसे उन आलिमों ने जन्म लिया जिन्होंने मुसलमानों के सोचने, समझने और देखने का नजरिया ही बदल दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर इनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। ईरान के अंदर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और आलिम पैदा हुए जो आज पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का जरिया बने हुए हैं। इस्लाम ने ईरान के अंदर ऐसी जड़ें जमाई कि वो सदियों तक मुसलमानों के इल्म फन का मरकज बना रहा। इसी ईरान के अंदर मौलाना रूमी और बायजीद मस्ताना जैसे शायर पैदा हुए। इस सरजमीन पर जाबिर बिन हयान अल-फरामी, अल-खारिज़मी, अल-बैरूनी जैसे साइंसदानों ने भी जन्म लिया जिनकी लिखी किताबें आज ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जीलानी और इमाम गजाली इसी ईरान के रहने वाले थे। जब पूरा यूरोप और पश्चिम अंधेरे में डूबा हुआ था तब ईरान के मुसलमान आविष्कार पे आविष्कार किए जा रहे थे और यही मुसलमानों का वो सुनहरा दौर था जिसे आज गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान पर किताबें फारसी और अरबी भाषा में लिखी गईं। ईरान सैकड़ों सालों तक विभिन्न मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा रहा। इस पर सामानियों, सल्जूकियों, सफियों और गजनबी एम्पायर ने सालों तक हुकूमत की। बादशाहत और शहनशाहत का ये सिलसिला 1979 तक चलता रहा। ईरान के अंदर आज 50,000 से अधिक मस्जिदें मौजूद हैं और यहाँ पर 9 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। ये वो देश है जो पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की उम्मीद बना हुआ है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को खुद इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं कि वो खुद उसका सामने से मुकाबला कर सके। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 4000 टैंक, 21 युद्धपोत, 21 पनडुब्बियां और 65,000 बंद गाड़ियां मौजूद हैं जो उसकी ताकत का परिचय देने के लिए काफी हैं। ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। विरोधियों ने ईरान को खत्म करने की बहुत सी कोशिशें भी की लेकिन आज भी वो सीना ताने दुनिया के सामने खड़ा है। न जाने कितने मंगोल आए, न जाने कितने बादशाह गुजरे लेकिन वो ईरान को खत्म नहीं कर पाए। आज भी बातिल ताकतें ईरान को मिटाने की कोशिश में हैं लेकिन आज वही ईरान लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है। ईरान जिस ताकत के साथ फिलिस्तीन का साथ दे रहा है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखने के काबिल है। वैसे आप लोगों के क्या विचार हैं ईरान के बारे में? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा लिखकर। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नॉलेज जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं अच्छी लग रही है, कुछ अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल मिस्ट्री मिसाइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में मजीद वीडियो आप हासिल कर सकें।